हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर 1 है फिजिक्स का। आज है डेट 23 सितंबर और जो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इट इज़ फ्रॉम क्लास 11th कॉल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फर्स्ट लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है नीड फॉर मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो बाकी रिमेनिंग है उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी सेपरेट। तो आपको कैसे पढ़ना है, कैसे वीडियो देखनी है, सबसे पहले आपके पास एक नोटबुक रखिए। जो भी मैं लिख रही हूँ नोट दैट डाउन इन दैट नोटबुक। बाद में जब आप पढ़ेंगे तो अब वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऑलरेडी नोटबुक्स में आप ऐसा बना सकते हैं कि जैसे ये नोटबुक है, यू राइट इन दिस नोटबुक एंड यू ऑल्सो डोंट राइट कंजस्टेडली, मतलब खुला खुला लिखिए। बाद में आपको और कुछ नोट्स अपने ऐड करने हो तो आप उसमें अपने नोट्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा। तो आपको वैसे ही नोट्स बनाने पड़ेंगे जैसे आप क्लास 11th और 12th में नोट्स बनाते थे। जितने ज़्यादा मतलब डेरिवेशंस भी लिखनी पड़ेंगी, सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप थोड़ा खुला खुला लिखिए, सारी डेरिवेशन भी लिखिए और जो भी मैं लिखवा रही हूँ वो नोट करिए। वो आपके लिए इन फ्यूचर हेल्पफुल रहेगा। आपको फर्दर किसी बुक को रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने नोट्स में से ही पढ़ के नॉर्मली पढ़ के जा सकते। मूविंग फॉरवर्ड, पहला टॉपिक जो है दैट इज़ नीड फॉर मेजरमेंट। नीड फॉर मेजरमेंट ये एक थ्योरी का टॉपिक है। इसमें एक्सपेरिमेंट, इसमें न्यूमेरिकल बेसिस एज सच कुछ नहीं है। तो इफ अ क्वेश्चन कम व्हाट इज द नीड फॉर मेजरमेंट, यू हैव टू डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। कोई फॉर्मूलाज नहीं है, कोई इसमें डेरिवेशन नहीं है। सो इन दैट एस्पेक्ट यू कैन मेंशन दैट आर फिजिक्स इट इज एन एग्जैक्ट साइंस। नेक्स्ट, all measurement that is made in physics they should be accurate। और एक्यूरेट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेजरमेंट है that would be made, that should be done in very precise manner। मेजरमेंट जो है, किसी चीज़ की मेजरमेंट ही डिफाइन करती है कि वो चीज़ कितनी एक्यूरेट है। इफ अ थ्योरी क्वेश्चंस कम कि बताइए डिस्क्रिप्टिव में व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट, तो उसमें आपको क्या लिखना है। एक मॉडल आंसर मैंने बना के दे दिया है, व्हाट इज द नीड फॉर मेजरमेंट। वैसे आपको पता है कि फिजिक्स एक एब्स्ट्रैक्ट एग्जैक्ट साइंस है, तो एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान दिया जाता है। जितना एक्यूरेट हमारी रीडिंग होगी उतनी ही एक्यूरेट हमारा कोई भी फिजिकल लॉ होगा, उसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो एक्यूरेट रीडिंग कैसे आएगी, जब मेजरमेंट बहुत अच्छी होगी, जब टेक्निक जो मेजरमेंट की है वो अच्छी होगी, या जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होंगे। एक मॉडल आंसर कैसा है, फिजिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस विच रिलेट फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब जैसे हमारे पास फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इन सबको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। विच रिलेट फिजिकल क्वांटिटीज विद नेचुरल फिनोमिना एंड एक्सप्लेन देम। द exactness of these relationship depends upon measurements we make. So, more accurate the measurement, more accurately any physical law can be verified. With the advent of more sophisticated measuring instruments and techniques, measurement as small as mass of electron, जो कि nearly होता है 10⁻³ kg, and as large as mass of the universe, nearly 10⁵55 kg। इतनी ज़्यादा हमारे पास वेरिएशन है मास के मेजरमेंट में। इतना छोटा मास हम मेजर कर सकते हैं और इतना बड़ा मास मेजर कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ, मेजरमेंट जब हम लेते हैं तो मेजरमेंट की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और टेक्निक्स हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिफाइन हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं, तो इसलिए हम मास में इतना जो वेरिएशन है वी कैन नोट दैट डाउन। इतने कम मास तक हम मेजर कर सकते हैं और इतना बड़ा मास मेजर कर सकते हैं। यही बताता है हमारी नीड ऑफ मेजरमेंट। कि पहली बात तो मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है, एग्जैक्ट साइंस है फिजिक्स, और फिजिक्स में कोई भी चीज़ प्रूव करने के लिए एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, मेजरमेंट जो हम जो करें दैट इज़ वेरी गुड, मेजरमेंट बहुत अच्छी हो, मेजरमेंट में छोटी से छोटी चीज़ को हम नोट कर सके। जो अगला टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन्ड है दैट इज़ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो इसे
एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? ऐसी वो सारी क्वांटिटीज जो हम यूज करते हैं टू डिफाइन एनी फिजिक्स का लॉ। कोई भी फिजिक्स का लॉ है, उसको डिफाइन करने के लिए कुछ क्वांटिटीज की जरूरत होती है। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना है तो फिजिकल क्वांटिटी को कैन डिफाइन एज दीज आर द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। और इसका एग्जांपल है जैसे मास, लेंथ और टाइम। मान लीजिए जैसे कोई अगर मुझे फिजिकल क्वांटिटी फोर्स को एक्सप्रेस करना है, force, everybody knows force can be expressed in terms of the formula mass into acceleration. Now here mass is also a physical quantity and acceleration is also a physical quantity, and using this we have expressed a law of physics, force is equal to mass into acceleration. This is Coriolis of Newton's second law. तो फिजिक्स का लॉ है सेकेंड लॉ, एक्सप्रेस किया यूजिंग फिजिकल क्वांटिटीज मास एंड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्सेलरेशन। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट टॉपिक में क्वेश्चन कैसा बन सकता है? What do you mean by measurement of a physical quantity? अब क्वेश्चन है what do you mean by measurement of physical quantity? How is it expressed? And also define unit of measurement. तो इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको मेजरमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा। It is the process of comparing the quantities to be measured with a standard amount of physical quantity of same kind called unit. अब देखिए मेजरमेंट करने के लिए मेजरमेंट इज बेसिकली इज अ काइंड ऑफ अ कंपैरिजन। इसको अगर मैं सिंपल तरीके से एक्सप्रेस करना चाहूँ तो वो तरीका है कि मान लीजिए यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसे ब्रिक्स दी गई हैं, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड देयर मेनी मोर लाइक दिस एंड दे आर somewhat a similar size, and now you are given a brick, this is perfect brick। आपको इस ब्रिक को यूज करके आपको बताना है कि ये सारी ब्रिक्स ये अप्रूव्ड है या नहीं है। दिस इज अप्रूव्ड ब्रिक, ये सही है एकदम। आपको इसको यूज करके ये बताना है कि ये वाली सही है, ये वाली सही है, ये वाली सही है, ये वाली सही है या नहीं है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्टैंडर्ड। ये परफेक्ट है और एक स्टैंडर्ड है। इसी स्टैंडर्ड को हम कहते हैं यूनिट, और इसी यूनिट को यूज करके हम इन बाकियों के साथ कंपेयर कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि ये इस स्टैंडर्ड से मैच होती है या नहीं होती है। अगर ये मैच नहीं होती है तो दीज ब्रिक्स आर रिजेक्टेड। सो दिस यूनिट इज अ स्टैंडर्ड जिसको यूज करके हम बाकी यूनिट्स को डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये वाली ब्रिक मान लीजिए इसके साथ मैच हो गई, ये एक को भी ब्रिक है, ये इसके साथ मैच हो गई, तो दिस ब्रिक इज ऑल्सो वैलिड एंड दिस वाज ऑलरेडी वैलिड, दिस इज ऑल्सो वैलिड। सो दिस वन इज यूज्ड टू कंपेयर others and to say if they are valid or not. This is correct, this will always be correct. So this standard that is used to compare the other, इसको कहते हैं हम यूनिट। ठीक है। और मेजरमेंट कैसे करते हैं? कोई भी चीज की मेजरमेंट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो ऑब्वियस सी बात है यूनिट चाहिए होगी कंपैरिजन के लिए, और एक चाहिए होगी न्यूमेरिकल क्वांटिटी। क्या मतलब है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज की जब हम मेजर करते हैं तो वी एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म न्यूमेरिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, अगर आपको मास मेजर करना हो तो यहाँ पे एक ब्रिक का मास मान लीजिए 1 kg है। ऐसे हमारे पास बहुत सारी मान लीजिए 3 ब्रिक है। हाउ विल यू राइट देम? मास इज इक्वल टू 3 kg। Here kg signifies the unit and 3 signifies the numerical value. So what is unit of a measurement? Unit is that standard. It is a standard that we used to make any measurement of the physical quantity. Without the unit, we cannot measure any physical quantities. Unit is absolute necessity. It is the only thing that define any measurement. बिना यूनिट के हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो मेजरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ यू गेट एनी क्वेश्चन लाइक, अगर डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट,
and also define unit of measurement. So this should be the model answer. उसमें आप ये बता सकते हैं how is it expressed. So you can write that measurement needs two things. One is unit, another is a numerical quantity. Measurement of physical quantity is n times u, where n is the numerical quantity and u is a unit. So unit is a standard that we use, and numerical quantity is the numerical value that how many times, at what amount that unit is present. इसी टॉपिक के साथ एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जो कि यूजुअली डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्जाम्स में पूछा जाता है. दैट इज व्हाट आर द फिजिकल डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट. डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट, ऑफ अ फिजिकल यूनिट. इसका आंसर कंसाइज है, पॉइंट वाइज है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. यूजुअली ये पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर्स में, जो 11th क्लास में हम पेपर्स बनाए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है. इसमें कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं जो कि आपको बाय हार्ट याद करने हैं. फर्स्ट इज दैट द फिजिकल यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है उस स्टैंडर्ड की प्रॉपर डेफिनेशन अवेलेबल हो. जैसे ब्रिक का एग्जांपल ले लिया, ब्रिक का वेल डिफाइंड उसकी डायमेंशन हो कि उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है. दीज ऑल थिंग शुड बी वेल डिफाइंड. तभी हम जो कंपैरिजन है वो इजीली कर सकते हैं, तभी वो एक स्टैंडर्ड प्रॉपर सेट होता है. नेक्स्ट इज दैट इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज. The unit we are using, its size should be convenient. मतलब साइज बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए. जैसे मान लीजिए आप ब्रिक्स कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या आप ये इलेक्ट्रॉन के साइज के साथ कंपेयर कर सकते हैं? या फिर एक और एग्जांपल लीजिए, आप मान लीजिए आप इस ब्रिक का मास है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो क्या इस ब्रिक के लिए स्टैंडर्ड क्या आप इलेक्ट्रॉन का मास सेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं सेट कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इज अबाउट 10⁻31 kg और इसका मास मान लीजिए नियरली कुछ 1 या 2 kg में आएगा. सो दिस स्टैंडर्ड कैन नॉट बी यूज टू मेजर मास ऑफ दिस. तो जो भी आप एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं उस स्टैंडर्ड का जो मास है वो कन्वीनियंट होना चाहिए, ना ही बहुत छोटा ना ही बहुत बड़ा. वो ऐसा होना चाहिए कि सबके साथ वो चल रहे, सबका मास उसकी तरफ से मेजर किया जा सके. नेक्स्ट इज इट शुड नॉट चेंज विद टाइम. टाइम के साथ जो यूनिट है, जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया, शुड नॉट चेंज विद टाइम. क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने आज ये कैलकुलेशन किया, आपने आज ये डिसाइड कर लिया कि इस ब्रिक का मास 1 kg है, 1 kg, ठीक है. और 10 साल बाद कोई और आके कैलकुलेशन कह रहा है, वो कह रहा है कि मेरे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली दिस ब्रिक मास इज नॉट 1 kg, इट इज 2 kg. सो दिस इज नॉट द काइंड ऑफ थिंग दैट शुड चेंज ओवर टाइम. इससे क्या होगा, फिजिकल लॉज जो आप फॉर्म कर रहे हैं वो फिजिकल लॉज गलत हो जाएंगे, उसका इम्प्लीकेशन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होगा इन फिजिक्स. सो टू एलिमिनेट दैट हम ऐसे ही फिजिकल यूनिट डिफाइन करते हैं जो टाइम के साथ चेंज ना हो. नेक्स्ट इज इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल. फॉर एग्जाम्पल यू नो कि आप सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी वाले के पास वेट्स होते हैं. दोज वेट्स कुड बी फाउंड एनीवेयर, सबके पास सेम ही वेट्स होते हैं, किसी सब्जी वाले के पास अलग वेट्स नहीं होंगे. अब वो जो वेट्स हैं वो ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड के साथ हैं, सबने अपने जो वेट्स है वो एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किए हैं. अगर एक दुकान वाले के पास 1 किलो का वेट है तो नेक्स्ट दुकान वाले के पास भी सेम वेट सेम ही मेजर करेगा. एंड वो कहाँ से आए, वो एक रेप्लिका है एक स्टैंडर्ड के. देर ऑल रेप्लिकास, सारे रेप्लिकास है एक स्टैंडर्ड के. तो इसलिए
वो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं आसानी से, इसलिए हमने उस स्टैंडर्ड यूज़ किया है। बहुत सारे लोगों के पास सेम ही स्टैंडर्ड है, सेम ही यूनिट को वो डिफाइन कर रहे हैं, सेम ही 1 kg का जो पत्थर है, जो वेट है, वो सबके पास सेम ही है, तो वो सब एक रेप्लिका है एक स्टैंडर्ड के। तो उन सब सब्जी वालों के पास सेम ही स्टैंडर्ड का रेप्लिका है, उनने वही बार बार रिप्रोड्यूस किया है, तो सबके पास जो स्टैंडर्ड है मार्केट में फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आप एक दुकानदार के पास जा रहे हो, वो आपको 1.1 kg दे रहा है, एक के पास जा रहे हो वो 0.9 kg दे रहा है, सब आपको 1 kg का 1 kg ही दे रहे हैं, ना कोई कम दे रहा है ना कोई ज़्यादा दे रहा है। दे हैव देयर वेट्स being made by compare being made being compared to a standard, and that is same for all of them. Next if I move forward, अगला जो इसका करेक्टरिस्टिक है दैट इज कि वो indestructible है। indestructible का मतलब है ये यूनिट जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है, it is going to remain the same and it will not change its appearance, its nature with the passage of time। पहले तो बात है कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, ना तो वो टाइम के साथ चेंज होगा ना उसमें कुछ चीज़ चेंज होगी। वो ऐसा नहीं है कि जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाए और वक्त के साथ डिस्ट्रॉय हो जाए। दैट स्टैंडर्ड इज सेट एंड द स्टैंडर्ड इज गोइंग टू remain for the long period of time. It is not going to get destructed. Next is it is not affected by any physical condition such as pressure or temperature. Not affected by any physical condition such as pressure or temperature etc. प्रेशर और टेम्परेचर इस चीज़ का हमारी जो यूनिट है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा नहीं है कि हम प्रेशर उस पर डालें और वो यूनिट चेंज हो जाए, वो स्टैंडर्ड चेंज हो जाए, टेम्परेचर उस पर डालें वो स्टैंडर्ड चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 kg का एक वेट है, 1 kg का जो वेट है वो यूएस में भी सेम रहेगा और 1 kg का जो वेट है वो अफ्रीका में भी सेम रहेगा। दोनों ही जो कंट्रीज हैं उनमें जो वेदर कंडीशन है वो एक्सट्रीम है। मान लीजिए नॉट यूएस में भी अलास्का, यूएस का अलास्का, अलास्का में भी, अलास्का में टेम्परेचर बहुत कम होता है, अफ्रीका में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो 1 kg का जो वेट है उसका जो यूनिट हमने स्टैंडर्ड सेट किया वो 1 kg ही मेजर करेगा, अलास्का में भी 1 kg ही मेजर करेगा अफ्रीका में। इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज विद टेम्परेचर। सेम गोज फॉर प्रेशर। नेक्स्ट है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। व्हाट डू मीन बाय इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल? मान लीजिए आप 1 kg चावल इंडिया से लेके चले, यू टेक 1 kg राइस फ्रॉम इंडिया and then you move to some other country, say Sri Lanka. That 1 kg of rice, if it is 1 kg in India, it is also 1 kg in Sri Lanka. All the countries they accept the same kind of standard. जो स्टैंडर्ड एक सेट किया गया है वो इंटरनेशनल बॉडी से सेट किया है। International body have set the standard for units, and that standard that is set, it is internationally accepted. It is accepted in all the countries in the globe. वो किसी कंट्री के साथ चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया डिक्लेयर कर रहा है कि भाई हमारा स्टैंडर्ड कुछ और है और श्रीलंका डिक्लेयर कर रहा है हमारा स्टैंडर्ड कुछ और है, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए जो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो सारी कंट्रीज में सेम है। देयर इज अ कन्वेंशन इन जिनेवा जो ये डिसाइड करती है कि ये स्टैंडर्ड क्या होगा। जिनेवा में देयर इज कन्वेंशन, इंटरनेशनल ब्यूरोज ऑफ वेट्स एंड स्टैंडर्ड। इट डिफाइन कि जो ये स्टैंडर्ड है फॉर ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज से लेंथ, मास, टाइम, ये सारा इट इज डिफाइंड बाय जो भी ये स्टैंडर्ड है ये फिक्स्ड है। They defined an international convention of weights and standard which is based in Geneva,
वो डिफाइन करते हैं 1 kg मास को उन्होंने कैसे डिफाइन किया, दैट इज यूज्ड एवरीवेयर इन ऑल द कंट्रीज। टाइम को जैसे उन्होंने डिफाइन किया, दैट इज अ स्टैंडर्ड दैट इज यूज्ड बाय ऑल द कंट्रीज। सेम गोज फॉर लेंथ। एंड द लास्ट इज इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। जो भी वेट, जो भी लेंथ, जो भी मास स्टैंडर्ड है, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल टू ऑल जो भी उसको यूज करना चाहते हैं। That is what are the characteristics of a good physical unit, desirable physical unit. It is a very good question and it could be asked. Next topic in the syllabus is system of units. System of unit is a complete set of units that we use to describe, that are used to measure or describe all kinds of physical quantities. स्टेप बाय स्टेप इस हम डेफिनेशंस को ब्रेक करें तो इट इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट, मतलब बहुत सारी यूनिट्स का एक सेट है, सिर्फ एक अकेली यूनिट नहीं है, बहुत सारी यूनिट्स उसमें कंबाइंड है। एंड वी यूज देम टू मेजर ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब इसमें फिजिकल क्वांटिटी में ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें भी एक फर्दर क्लासिफिकेशन है that you might have studied somewhere. I repeat, they are fundamental and derived units. फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी है? जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, दे डू नॉट नीड टू बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स। डिराइव यूनिट क्या है? दीज आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल यूनिट एंड दे आर एक्सप्लेन्ड or you can say described using fundamental units. Now these physical quantities in all, अब इनका एक सेट बनाते हैं। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम मेजरली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बीइंग द एफपीएस सिस्टम, फुट, पाउंड, सेकंड। This is the unit used for measurement of length. This is the unit used for measurement of mass, and this is the unit used for the measurement of time. Second is CGS. It is centimeter, gram, and second. Again, length, mass, and time. The third we use is MKS. Now you might have all guessed it. M is meter, K is kg, and S is second. And the last and very important system of unit is SI. System, International System of Unit. We commonly call it International System of Unit. और इसमें हम मास के लिए जो क्वांटिटी, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, mass is measured in kg, and time is measured in second. This is internationally accepted. ये इसकी खासियत है, हर कंट्री इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को एक्सेप्ट करती है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम जो फर्दर पढ़ेंगे, इसमें हमारे पास 7 जो है वो बेसिक एसआई क्वांटिटीज या बेसिक यूनिट्स होती है, 7 बेसिक यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये
7 बेसिक यूनिट्स क्या हैं ये पता होना चाहिए और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हैं ये पता होना चाहिए। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन इन फिजिक्स। जो हमारी 7 बेसिक यूनिट्स हैं उसमें पहला जो है लेंथ, इसका जो हम यूज करते हैं बेसिक यूनिट दैट इज मीटर, noted by the symbol m. Next is mass, measured in kilogram, and the symbol used is kg. Third is time, measured in second, and the symbol used is s. Next is temperature. Temperature जो है it is उसकी SI unit जो है that is Kelvin, and it is noted by symbol K. डिग्री सेल्सियस नहीं है, डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं है, it is K. Fifth, electric current, measured in ampere, symbol is A. Sixth, we have quantity of matter. Quantity of measure, as you know, might have read in chemistry somewhere, it is measured in mole, symbol is mol. Next, we have luminous intensity. जो हमारे पास luminous intensity है उसकी यूनिट है कैंडेला and written by symbol CD. ये जो यूनिट है 6 यूनिट, ये यूज होती है, आपने कभी ना कभी की होगी। कैंडेला, दिस इज नॉट मच इन आवर सिलेबस सो वी डू नॉट यूज इट मच, बट यू शुड नो 7 जो बेसिक यूनिट्स हैं वो क्या हैं। अब 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। अब ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट है इसमें पहली है प्लेन एंगल, measured in the unit radian, and symbol is RAD. Next we have solid angle. हाई क्लासेस BSc में जाके सॉलिड एंगल पढ़ाया जाता है। इट इज मेजर्ड इन स्ट्रेडियन। यूनिट इज सिंबल इज ST। तो ये हमारी 7 बेसिक और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये बेसिक फॉर्म करती हैं, तो ये तो पता ही होनी चाहिए, लाइक इट शुड बी ऑन योर टिप्स। दिस इज नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ, दे आर वेरी इजी, शुड नो दैट। नेक्स्ट देन वी मूव करेंगे that why we use SI system. This also forms a very important question. इस टॉपिक के साथ एक क्वेश्चन बनता है जो कि नॉर्मली आना चाहिए और थोड़ा एक थ्योरी का ही क्वेश्चन बन जाता है, दैट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम। आपने 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े हैं, FPS, CGS, MKS और SI। ऐसा ही क्यों इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इसकी ऐसी क्या खासियत है? तो इसके एडवांटेजेस के 3-4 पॉइंट्स हैं जो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहला तो आप लिख सकते हैं इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती विद टाइम एंड प्लेस, सो कन्वर्जन आसान है कोई भी चीज। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका क्या मतलब है? दैट द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है, इसमें कोई भी हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट हम जो बेसिक क्वांटिटीज है, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उससे डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू कि हमारे पास मोमेंटम है, मोमेंटम इज मास टाइम वेलोसिटी, तो मोमेंटम इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। इसकी डिराइव्ड यूनिट होगी, किस पे बेस्ड होगी? मास पे और वेलोसिटी पे। मास यू नो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट होती है kg। नाउ दिस वेलोसिटी अगेन इज डिराइव्ड यूनिट, वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो हमारी जो मोमेंटम की यूनिट है
Momentum is kg meter per second. Kg is fundamental, meter is fundamental, second is fundamental. So this derived unit, any derived unit, कितनी भी बड़ी हो, we can always express it in the terms of multiplication or division of fundamental units. So that is what is meant by this word coherent system. The next point, next advantage is that it is a rational system of units. रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी एक ही यूनिट रहने वाली है, एक फिजिकल क्वांटिटी की एक ही यूनिट. फॉर एग्जांपल एनर्जी है. एनर्जी के हमारे पास बहुत टाइप है. वी हैव मैकेनिकल एनर्जी, वी हैव हीट एनर्जी, वी हैव केमिकल एनर्जी. देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स. सारी ही एनर्जी के यूनिट हमारे पास एसआई में जूल ही रहते हैं. बट अगर मैं किसी और सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करूं तो जो हमारा एमकेएस सिस्टम है उसमें मैकेनिकल एनर्जी इज इन जूल्स. मैकेनिकल एनर्जी को मेजर किया जाता है जूल में. हीट एनर्जी को मेजर किया जाता है कैलोरी में. एंड देन जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मेजर किया जाता है वॉट आवर में. वॉट आवर या फिर आपने बहुत कॉमनली जो टर्म सुनी होगी किलो वॉट आवर. तो है तो तीनों ही एनर्जी और तीनों की यूनिट अलग अलग है. तो ये हमें एक कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं इन एमकेएस. बट एसआई इज एडवांस्ड. तो उन्होंने क्या किया, जो भी टाइप की एनर्जी हो उसको इन द टर्म्स ऑफ जूल्स ही लिखा है. उसकी यूनिट जूल्स ही रहने वाली है हर एक चीज में. देन नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज इट इज अ मेट्रिक सिस्टम. मेट्रिक सिस्टम मीन्स अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोई छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट है मान लीजिए केजी, सॉरी बड़ी यूनिट है केजी, छोटी यूनिट है ग्राम. अब अगर मुझे केजी से ग्राम में शिफ्ट करना हो तो आई कैन सिंपली do it in the powers of 10. Like I know 1 kg is equal to 1000 grams. Simply I can, if I have to make any conversion as such, I can simply write 1 kg is 10 raised to power 3 gram. अगर मुझे कहीं change करना हो weight, if I have to write 7 kg in grams, calculation कुछ करनी हो numerical में कहीं use करना हो, तो I can simply change 7 kg into 7 into 10 raised to power 3 grams. हायर यूनिट से लोअर यूनिट्स में इजीली कन्वर्ट किया जाता है विद द पावर ऑफ विद द रेजिंग एनी यूनिट विद द पावर ऑफ 10. सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ये कन्वीनियंट है एज कंपेयर टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट. द लास्ट पॉइंट इज एसआई यूनिट इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट. इज एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट implying that we do not use the value g, we do not write our units in terms of the g. ग्रेविटेशनल यूनिट्स के यूज करके हम अपना कोई भी आंसर या कोई भी क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं. ये 5 पॉइंट है फॉर द एडवांटेजेस ऑफ व्हाई एसआई सिस्टम इज प्रेफर्ड over the other system of units as MKS, FPS and other. So this is a good question that could be asked in 2 or 3 marks. Next, moving on, we have next topic in the syllabus. We have done need for measurement, unit of measurement, system of unit. We have already discussed SI unit, fundamental and derived unit. Now the last topic is significant figures. Significant figures ऐसा टॉपिक है जिससे जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस ज़्यादा बनने के चांसेस है. जो पिछले टॉपिक्स हमने पढ़े देवर थ्योरी टॉपिक्स, उसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो थ्योरी वाले क्वेश्चन बनेंगे. पर ये जो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स एक बहुत अच्छा टॉपिक है. एमसीक्यू क्वेश्चंस इससे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं. एंड इट्स इजी टॉपिक. इजी टॉपिक इन द सेंस कि कुछ रूल्स हैं. दैट रूल्स इफ यू नो, इफ यू हैव प्रैक्टिस दोस रूल्स, इसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा. बहुत इजी रूल्स हैं. जितनी ज़्यादा आप इस रूल्स की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये टॉपिक अच्छा हो जाएगा फॉर द फाइनल एग्जाम. इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, अगेन आई विल रिपीट. और जेई में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी इसके क्वेश्चन आते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है हमारे एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आएंगे.
मूविंग ऑन, सिग्निफिकेंस फिगर क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर, हम सबसे पहले कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं। जब भी हम कोई रीडिंग लेते हैं उसमें कुछ डिजिट जो है जिनको हमें कॉन्फिडेंस से पता है कि ये तो है ही है, उसके साथ एक एडिशनल डिजिट ली जाती है जो कि हम अनसर्टेन है जिसके बारे में। जैसे मान लीजिए हमने किसी सिंपल पेंडुलम का कोई एक्सपेरिमेंट किया, हमने उसका टाइम मेजर किया एंड वी गेट द रीडिंग एज 1.58 सेकेंड्स, ये हमारे पास रीडिंग आई। तो इसमें जो 1 और 5 है, वी नो दीज टू विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, इस पे हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। पर जो 8 वाली है, दिस डिजिट, दिस इज अनसर्टेन। हमारे पास एब्सोल्यूट सर्टेनिटी में सारी डिजिट्स तो हमें नहीं पता होंगी, कुछ डिजिट्स होंगी प्लस एक एडिशनल डिजिट हम लेंगे जो कि जिसके बारे में हम थोड़ा अनसर्टेन है। अब इसका काम क्या है, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जितनी ही ज़्यादा हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स पता होंगी किसी भी मेजरमेंट की, उतनी ही ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी होगी। मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, मोर एक्यूरेसी। और आगे जो हम इसका मेन जो टॉपिक का क्वेश्चन जिससे बनते हैं वो अगर पढ़ें तो दीज आर द रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट, वो रूल्स से ही क्वेश्चन बनेगा। अगर बनेगा तो कोई डेफिनेशन नहीं पूछता है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, रूल से क्वेश्चन बनता है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, टोटल 6-7 रूल्स हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। 6 रूल्स इन टोटल हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो टर्म्स आर सिग्निफिकेंट। टर्म्स अगर नॉन जीरो हैं तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। यानी कि 2, जैसे एग्जांपल दिया है 2.738, सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। एग्जांपल है 12.77, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। 6.2354, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5। तो अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट है तो वो सिग्निफिकेंट होगी ही होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल, all zeros between two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is। मतलब अगर कोई डिजिट है तो अगर कोई ऐसा है एग्जाम्पल, इस केस में जो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी वो होंगी 5। इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अगेन 5। नेक्स्ट केस, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 6। अगर किन्हीं दो सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आ रहे हैं देन दे आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। इससे फर्क नहीं पड़ता कि डेसिमल पॉइंट की प्लेसमेंट कहाँ है, वो सिग्निफिकेंट होगा ही अगर दोनों नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल, if the measurement of number is less than 1, the zeros on the right of the decimal point and to the left of the first non-zero digits are non-significant। एग्जाम्पल है 0.00807। इस केस में ये जो नॉन जीरो टर्म से पहले वाले जो जीरोस आ रहे हैं देर ऑल नॉन सिग्निफिकेंट, इनका सिग्निफिकेंस नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इस केस में हमारे पास सिर्फ 3 है। एक एग्जांपल और लेंगे, इस केस में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है दैट इज ओनली 1। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जो 1 से कम है तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के पहले जितने भी जीरो आ रहे हैं वो सारे के सारे दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। सिर्फ जो हमारे पास सिग्निफिकेंट टर्म्स हैं दे आर नॉन जीरो टर्म्स जो इन जीरोस के बाद में आ रही। नेक्स्ट रूल, टर्मिनल या ट्रेलिंग जीरो, इसका क्या मतलब है? जीरोस जो आखिर में आते हैं, एंड में जो जीरो आते हैं। अगर ऐसा कोई नंबर है जिसमें कोई डेसिमल नहीं है तो वो सारे जो एंड वाले जीरो है नॉन सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द एग्जाम्पल, हमारे पास है 158,000 मीटर। मान लीजिए कोई ऐसी मेजरमेंट है और हमें पूछा जाए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं,
तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है देयर ओनली 3। वो एग्जांपल मान लीजिए 1.6 3200, number of significant figures only 2. Moving on to the next rule, the trailing zeros in a number with a decimal point are significant. हालांकि अगर हम ऐसा कर दें जैसे 158,000.0, अब इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हमारे पास? इस केस में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, अब वो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो हमारे पास होंगे 5। अब ये जो जीरोज है नाउ दे आर सिग्निफिकेंट। देखिए जैसे हमारे पास एग्जांपल है 3.800। इस केस में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें ये तो दोनों जीरो है एंड के, दे आर सिग्निफिकेंट, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी होंगी 4। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मान लीजिए एग्जांपल है 15200। अब तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो है 3, पर अगर हम इसको ऐसे ही लिखते हैं 1.152.00, इस केस में अब इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी 5। तो डेसिमल पॉइंट से जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसमें वेरिएशन आ जाता है। अब जो लास्ट रूल है अगर हम वो देखें तो लास्ट रूल कहता है अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट और फिगर इन अ मेजरमेंट। मतलब जैसे एक एग्जांपल अभी यहीं इसी में दिया हुआ है दैट वी हैव 12.3, this is 12.3 meter. Let me change its unit. This 12.3 meter is equal to 1230 centimeter. इसमें number of significant figures 3, इसमें number of significant figures again 3. Now again अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो आएगा 12300 mm. Again number of significant figures 3. तो हमने यूनिट्स चेंज की हैं पर हमारी जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो चेंज नहीं हुई हैं, वो पहले भी 3 थी अब भी 3 है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ ही हम एक चीज और आती है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ कैसे करते हैं? नेक्स्ट जो रूल्स हैं वो राउंड ऑफ के रूल्स पढ़ेंगे। ये जो राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपकी दो चीज़ें टेस्ट हो जाएंगी, एक कि आपको राउंड ऑफ करना आता है या नहीं, और दूसरा कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करना आता है या नहीं। तो अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा टफर साइड में देना चाहेगा तो वो राउंड ऑफ करके बोलेगा कि राउंड ऑफ के कॉन्सेप्ट को ऐड करके क्वेश्चन बनाएगा। अब राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें भी कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही फिर आप नेक्स्ट जो है आगे काम करेंगे। सबसे पहला रूल है if the first non-significant digit is less than 1 then the least significant digit remains unchanged. एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। मान लीजिए आपके पास एक कोई डिजिट दी हुई है एक कोई नंबर दिया हुआ है 1.732 और क्वेश्चन है राउंड ऑफ कीजिए इसको अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अभी यहाँ पे अगर आपको बोले कैलकुलेट करने को कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें 4 हैं। कितने राउंड ऑफ करके कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लाना है? 3। अब आप सिग्निफिकेंट फिगर में आप लास्ट से देखना शुरू करेंगे। ये जो लास्ट डिजिट है ये क्या 5 से ज्यादा है या 5 से कम है? 2 इज लेस देन 5। अब जिसमें अगर जो लास्ट डिजिट है वो लेस देन 5 है तो एज इट इज जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो एज इट इज ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो हमारे पास ये बन जाएगा 1.73। सो दिस इज द आंसर इन दिस केस। अब अगला एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये होगा 1.738। अगेन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज 4, यू हैव टू राउंड ऑफ इट अप टू द थर्ड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब ये जो 8 है दिस इज ग्रेटर देन 5। तो क्या होता है जब 5 से बड़ी कोई डिजिट आ जाती है लास्ट में तो जो उसका प्रीसीडिंग नंबर है, एक पहले नंबर है, उसमें हमें +1 करना पड़ता है। तो हमारे पास ये बन जाएगा 1.74। दिस इज द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स जो राउंड ऑफ करने के बाद आपको मिलेगा। अब एक और डिफरेंट केस है, मान लीजिए ना 5 से कम है ना 5 से ज्यादा है, एकदम एग्जैक्ट 5 ही है, फिर क्या होगा?
1.735 है। फिर क्या होगा, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो डिजिट देखी जाती है, प्रीसीडिंग डिजिट, उसको देखा जाता है। अगर तो प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो उसको +1 कर दिया जाता है। अगर वो इवन है तो उसको एज इट इज ही छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ ऐड नहीं किया जाता, जैसे वो है वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, प्रीसीडिंग डिजिट 3 इज एन ऑड नंबर, वी हैव टू राउंड इट ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारे पास राउंड ऑफ करने के बाद इसका आंसर बन जाएगा 1.73, बिकॉज 3 वॉज एन 1.74 सॉरी, 3 वॉज एन ऑड डिजिट, तो उसको एक +1 कर दिया गया। नेक्स्ट अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो 1.725 या 1.745, इस केस में क्या होगा, वी हैव टू अगेन राउंड इट ऑफ अप टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो राउंड ऑफ करने के बाद हमें बन जाएगा 1.74 ओनली। ये 5 नहीं बनेगा, इसको ऐड नहीं किया जाएगा बिकॉज इट इज इवन। अब एक केस और मान लीजिए, एक और टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं 1.7452। अब कहा गया है कि इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ कीजिए। तो इस केस में क्या किया जाता है, जो 5 से, जैसे यहाँ पे 3 आपको पता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में फर्स्ट 3 ये वाली आएंगी, ये लास्ट वाली यू हैव टू राउंड ऑफ। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो 5 है उससे एक पहले वाली डिजिट को चेक किया जाता है कि वो इवन है या ऑड है। अगर तो वो ऑड है, अगर वो ऑड है तो ये वाली जो डिजिट है जो 5 से लेफ्ट में है, लेफ्ट में जो है उसमें +1 कर दिया जाएगा। अगर वो इवन है तो जो 5 से लेफ्ट वाली डिजिट है उसको एज इट इज छोड़ दिया जाएगा, नो चेंज। एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे तो जैसे ये है, यही वाला 1.7452, now this digit is even, so this 4 is to be left as it is। 3 significant figures में हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 4 as it is ही रहेगा, 1.74 ही रहेगा। अब अगर यहाँ पे 1.7457 होता तब क्या होता, तब सेम 3 डिजिट में हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं तो हमारे पास बनेगा 1.7, ये जो लास्ट वाला 4 है इसमें +1 हो जाएगा बिकॉज दिस इज ऑड। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 1.75 when we have rounded it off up to the 3 significant figures। ये इसके रूल्स है, क्योंकि अब इसमें राउंड ऑफ का भी कॉन्सेप्ट ऐड हो रहा है और सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी कॉन्सेप्ट ऐड हो रहा है, तो इससे क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाया जा सकता है। नेक्स्ट एक और चीज इसमें रहती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तीनों कॉन्सेप्ट आते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर भी आता है और राउंड ऑफ का भी आता है। तो अगर कोई एग्जामिनर पूरा आपका इस कॉन्सेप्ट का नॉलेज टेस्ट करना चाहेगा तो आपको क्वेश्चन जो बना के देगा वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बना के देगा, क्योंकि उसमें राउंड ऑफ वर्क भी वो टेस्ट कर सकता है और सिग्निफिकेंट फिगर भी वो टेस्ट कर सकता है। दोनों चीज़ें टेस्ट हो सकती हैं सिर्फ इस क्वेश्चन, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन को बनाया जाए। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए योर आंसर मस्ट शो द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस as the number in the calculation with the least number of decimal places। एग्जाम्पल से समझेंगे इसका क्या मतलब है। आपके पास 3 नंबर हैं एंड द क्वेश्चन आस्क कि आपको ऐड करना है इन 3 नंबर को। नंबर है 7.21, 12.141 एंड 0.0028। आप इनको ऐड करेंगे, यू विल गेट दिस रिजल्ट। अब इसको कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है आपको, ये डिसाइड करेगा वो नंबर के पास, मतलब डेसिमल के बाद आपको चेक करना है। अब डेसिमल के पास, जिसकी डेसिमल के बाद जो प्लेसेस है वो सबसे कम होगी, आपको वहां तक राउंड ऑफ करना है। ऐड वाला नंबर जिसमें डेसिमल प्लेसेस के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है वो मिनिमम हो। जैसे यहाँ पे 7.21 है,
डेसिमल प्लेसेस पे जो बाद जो डिजिट हैं दे आर ओनली 2, तो ये जो नंबर है इसको भी आपको डेसिमल प्लेसेस के बाद 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। स्टेप 1 है कि डिसाइड करना कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको हमें राउंड ऑफ करना है। अब डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस होने चाहिए, तो हमें भी डेसिमल के पास 2 प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो द नेक्स्ट स्टेप इज राउंडिंग ऑफ। पहले तो ये वाला, ये लास्ट वाला डिजिट राउंड ऑफ करेंगे। दिस इज ग्रेटर देन 5, सो 3 में +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3.354 आ गया। अब नेक्स्ट ये वाला है, वी कैन सी दैट दिस इज लेस देन 5, तो जो प्रीसीडिंग टर्म है वो जैसी है वैसी रहेगी। तो हमारा फाइनल आंसर जो बनेगा दैट इज 19.35। ये एडिशन के रूल है। सब्ट्रैक्शन में भी सेम हम देखते हैं कि डेसिमल, ऐसा वो नंबर जिसमें डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट्स आ रही हैं, देन उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको राउंड ऑफ करते हैं। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल हैं। देन है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के। फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन योर आंसर मस्ट शो द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स एज मेजरमेंट इन द कैलकुलेशन विद द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ पे क्या था, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक एग्जांपल की हेल्प लेके इसको भी समझ लेते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, लेट्स से वी हैव टू डिवाइड 5.74 बाय 1.2। अब दोनों में जब हम देखेंगे तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, इसमें है। तो राउंड ऑफ कितना करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही हमें राउंड ऑफ करना है। डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा समथिंग अबाउट 4.783। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, इसमें 4 है। कितनी चाहिए, 2 चाहिए। क्या करेंगे, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करने का जो हम रूल्स फॉलो करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाली डिजिट देखेंगे, लेस देन 5, then the next preceding number will not change, it will remain as it is 4.78। then अब एक और राउंड ऑफ करना है, तो अब 8 वाला देखेंगे। अब ये this is greater than 5, 8 is greater than 5, so the preceding digit will be upped by +1, so we will get 4.8। this 4.8 is the answer। डिफरेंस क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखते हैं हम डेसिमल डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो कम, सबसे कम किस में है, उसमें जितना है, जितने कम डिजिट हैं उसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ होता है। और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है दोनों में जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ही सबसे कम है, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स का होना चाहिए। इसके साथ आपका जो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स का वो यहाँ पे खत्म होता है। हमने फर्स्ट पार्ट जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है डायमेंशनल एनालिसिस, इट इज अ मच मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, नॉट ओनली इन केवीएस, एनवीएस, वैसे भी इन जनरल इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो उस टॉपिक को हम कल करेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है हमारा, हमने जो आज अभी ये वाला टॉपिक किया, इसका कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगी। आप पॉज करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और अभी आपको एक क्वेश्चन जो मैंने दोनों क्वेश्चन पेपर सर्च किए केवीएस और एनवीएस के, उसमें जो क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आए हैं, पहले मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ, देन आई विल गिव यू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। ये जो क्वेश्चन है ये केवीएस 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। The question is very easy. You have to calculate the number of significants and figures in 6.00023। इसका जो आंसर है वो आप रूल पढ़ के बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे मैंने क्वेश्चन डिस्कस भी किए हैं वीडियो में। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, राइट द आंसर इन कमेंट सेक्शन। एंड इसके साथ ही मैं कुछ और क्वेश्चन आज आपको दूंगी प्रैक्टिस के लिए। I will write them down and you
pause the video, solve them in your notebook, and feel free to write the answers in the comment section. जितने भी आपसे सॉल्व हो गए हैं, जो सॉल्व नहीं हुए हैं वो भी आप लिख दीजिए। आपको जो टफ लगा है क्वेश्चन वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू अटेम्प्ट। विदाउट प्रैक्टिस एंड विदाउट योर ओन एफर्ट यू विल नॉट बी एबल टू बी प्रोफिशिएंट इन क्लियरिंग दिस एग्जाम। आपकी जो सेल्फ स्टडी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कल भी वीडियो में कहा था। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व देम इन योर नोटबुक। जो आंसर्स आपके आते हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ट्राई टू सॉल्व देम ऑल। जितना आप इफेक्टिवली इन एक्सरसाइजेस करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेंगी ये। फिजिक्स, ऑल फिजिक्स नीड्स इज प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, जितना थॉट प्रोसेस आप डेवलप कर सकते हैं बिफोर द एग्जाम, वो आपके लिए इवेंचुअली उतना ही हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। That's all for today from my side. Thank you for watching the video.